हेलो बच्चों, चलिए तो अब क्योंकि हम लोगों का जो टेस्ट सीरीज है उसमें टैक्स का टेस्ट है 3 अगस्त को, और उसमें हमने जीएसटी को रखा है। जैसा कि हमारा डिसाइड हुआ था कि 50% टैक्स का फर्स्ट टेस्ट होगा, तो उसमें 50 मार्क्स जीएसटी का है। तो हम लोग जो हमारे पास 3 दिन है रिवीजन के लिए, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि जीएसटी को सारा रिवाइज कर लिया जाए 6-7 आवर्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है जीएसटी में, उसमें बहुत सारी बातें ना बेसिक्स हैं, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम एग्जाम प्रोस्पेक्टिव की बात करें तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत रेलिवेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट टॉपिक है ना उसमें से बहुत कुछ कट कर दिया है जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। मैंने यहां पे सिर्फ यही उठाया है जो अपने एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जीएसटी। आइडिया यह है कि जीएसटी नवंबर 23 में $40 मार्क्स का हमारे सिलेबस में है, और हमारी कोशिश ये है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करके, हम लोग ने मेन क्लास में काफी अच्छे से किया था, कि कम से कम इसमें से मिनिमम 35 मार्क्स गेन किया जाए। अगर हम 35 मार्क्स जीएसटी में गेन कर लेते हैं और आउट ऑफ 60 अगर डीटी थोड़ा लेंदी भी आता है और वहां पे 35 to 40 मार्क्स हम गेन कर लेते हैं, तो 75 मार्क्स हम इजीली टैक्स में स्कोर कर सकते हैं। तो इसी मिशन के साथ हम लोग जीएसटी रिवीजन मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 6 to 7 आवर्स में पूरा जीएसटी रिवीजन कवर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को जीएसटी लाने के लिए ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की जरूरत थी। अच्छा, ये जो हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं ना, तो ये हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है कि स्टूडेंट वही देखे जिसने मेन क्लास कर ली हो। अगर कोई स्टूडेंट यहां से ज्वाइन करेगा तो उसको जीएसटी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली ये रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पे ये एज्यूम करके हम लोग चल रहे हैं कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, इस क्लास को देख रहा है, उसने पहले जीएसटी इन डिटेल कवर किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग उसको रिकॉल करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। तो डिटेल क्लास नहीं हो पाएगी, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है। तो जिन बच्चों ने रेगुलर क्लासेस नहीं ली हैं, पहले वो कोशिश करें कि रेगुलर क्लासेस करें और उसके बाद फिर इस रिवीजन वीडियोस को देखें। चलिए, तो जीएसटी लाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी नाम का कोई टैक्स नहीं था, और जब जीएसटी नाम का कोई टैक्स नहीं था तो गवर्नमेंट उसको कैसे लेवी कर सकती है। हम सबको मालूम है कि गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। तो जीएसटी को वैलिडिटी देने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 101 अमेंडमेंट किया गया। बेटा आपको याद रखना है, एमसीक्यू में पूछेगा 101, द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये अपन को याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। नोटिफाइड ऑन 8 सितंबर 2016 पेव द वे फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। आपके एग्जाम के एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताएं वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके बाद इंडिया में जीएसटी गवर्नमेंट लेके आ पाई। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 2016, और ये नोटिफाई हुआ था 8 सितंबर 2016 को। चलिए, इस अमेंडमेंट ने एक आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया, आर्टिकल नंबर 246A। ये भी हम लोगों को याद रखना है, आर्टिकल 246A, जिसने कहता है कंकरेंट पावर। हम सब लोगों को पता है कि जीएसटी लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अपने कुछ टैक्सेस सैक्रिफाइस किए और स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने टैक्सेस सैक्रिफाइस किए। तो बताइए, जब दोनों गवर्नमेंट ने अपने अपने टैक्सेस को सैक्रिफाइस किया है, तो अगर उसके प्लेस पे कोई नया लॉ आता है, कोई नया टैक्स आता है, तो उसमें दोनों ही गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो आर्टिकल 246 कैपिटल ए से गवर्नमेंट ने कंकरेंट पावर ड्रॉ किया फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है देखो, दिस आर्टिकल ग्रांट पावर टू सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल और स्टेट नहीं एंड, तभी तो आप लोग देखते हो किसी इनवाइस के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही चार्ज होता है। इट मींस गवर्नमेंट को पावर है कि वो एक ही ट्रांजैक्शन के ऊपर
सीजीएसटी मतलब सेंट्रल लेवल का जीएसटी इंपोज कर दे और स्टेट लेवल का भी जीएसटी इंपोज कर दे। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है या कोई इंटीग्रेटेड केस स्टडी बना के पूछ सकते हैं कि बताइए वो कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कंकरेंट बेसिस पे साइमल्टेनियसली जीएसटी चार्ज करते हैं। तो हमको याद रखना है आर्टिकल नंबर 246A, जहां पे दोनों ही गवर्नमेंट को यह पावर है कि वो जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं सप्लाई के ऊपर। आगे देखिए, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहता है कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांसफर होगा ना, इंट्रा स्टेट के ऊपर सेंट्रल स्टेट दोनों ही टैक्स लगाएंगे, लेकिन जब बात होगी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का, तो इंटर स्टेट के ऊपर जो एक्सक्लूसिव पावर होगा वो सेंट्रल के पास होगा। सेंट्रल हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंट्रा के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही लगता है, आपको पता होगा। इंटर के ऊपर आईजीएसटी लगता है, और आपको पता है एक्सपोर्ट के ऊपर तो जीएसटी होता ही नहीं है। ठीक, यहां पे ये भी रिलेवेंट है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मैंने क्लास में आप लोगों को याद कराया था मेन क्लास में, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर अभी तक जीएसटी नहीं है। अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में इन प्रोडक्ट के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं बना कि इसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए। तो इसीलिए आज भी ये जो पुराने टैक्स लॉज हैं उसी में ये कवर है, और इसके ऊपर वही पुराने टैक्सेस लगते हैं जो जीएसटी से पहले थे, जैसे पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और एविएशन टरबाइन फ्यूल। तो ये 5 वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर आज की डेट में जीएसटी नहीं है। जब सेंट्रल और स्टेट के बीच में कंसेंसस बन जाएगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी, तो जरूर ही सेंट्रल गवर्नमेंट इसको जीएसटी में कवर करेगी। और देखिएगा इसके बाद जो पेट्रोल डीजल के रेट्स हैं वो सब्सटेंशियली कम हो जाएंगे। चलिए, तो आर्टिकल 246 के रिस्पेक्ट में हमको इतनी बातें ध्यान रखनी है। आ जाइए आर्टिकल 269 कैपिटल ए, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी इन कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अब आर्टिकल 269 कैपिटल ए एक्सक्लूसिवली इंटर स्टेट की बात करता है। आइए देखिए क्या बात करता है। कहता है जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स शैल बी लेविड कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सच टैक्स शैल बी अपॉर्शन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कहता है कि देखिए, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा पे तो कोई इश्यू नहीं है, जो सीजीएसटी होगा वो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और जो एसजीएसटी होगा वो रिस्पेक्टिव स्टेट को जाएगा। बट व्हाट अबाउट आईजीएसटी? Who will collect IGST and how the IGST apportion between central and state? तो कहता है कि देखिए, IGST का जो कलेक्शन होगा ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और उसका जो अपॉर्शनमेंट होगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में वो एक फार्मूला डिवाइस होगा, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन होते हैं वहां पे, और उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे अपॉर्शनमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आईजीएसटी कलेक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्टेट के बीच में भी होगा, और फार्मूला वही होगा जो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। आगे देखिए, कहता है इन एडिशन टू दैट इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इनटू इंडिया विल आल्सो बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। काफी इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के कि इंपोर्ट के ऊपर भी जीएसटी लगता है, और अपने जीएसटी लॉ के अंदर जो इंपोर्ट है ना बेटा, इंपोर्ट को इंटर स्टेट सप्लाई माना गया है। इंटर स्टेट सप्लाई, तो इंपोर्ट के ऊपर हमें आईजीएसटी पे करना होता है, इंपोर्ट के ऊपर हम आईजीएसटी पे करते हैं। आगे चलिए, आर्टिकल 366 12A के अंदर डेफिनेशन ऑफ जीएसटी है। ये देखिए क्या कहता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहता है कि जो बेसिकली हम लोग जीएसटी पढ़ने जा रहे हैं, जीएसटी का मतलब होता है एक ऐसा टैक्स जो सप्लाई के ऊपर इंपोज होगा, और सप्लाई किस चीज की, गुड्स और सर्विसेज या दोनों की। लेकिन इसके अंदर हम बाहर कर देते हैं, नॉन टैक्सेबल कर देते हैं किसको,
एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बिकॉज एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के केस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई कंसेंसस बना नहीं, तो इसीलिए आज भी जो लिकर होता है ना, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, अगर किसी लिकर का इस्तेमाल मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए किया जाता है वो जीएसटी में है। यहां पे बात कही जा रही है एक ऐसे एल्कोहल की जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है। तो अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होता है और हम उसको सप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, जो पुराने स्टेट एक्साइज हुआ करते थे वही उसके ऊपर चार्ज होंगे। आइए आगे चलते हैं। अब एक इश्यू आता था जीएसटी में कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने टैक्सेस सेक्रीफाइस किए हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी अगर हमने सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो हमें डिक्टेट करेगी। हमेशा स्टेट को ये फियर होता है कि ऐसा तो नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पावर को एनकरेज कर ले। तो एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जीएसटी के लिए यहां पे एक काउंसिल के गठन की बात हुई और कहा गया क्यों ना एक जीएसटी काउंसिल बनाया जाए जिसमें सेंट्रल के लोग भी होंगे और स्टेट के लोग भी होंगे और दोनों मिलके जो रिकमेंडेशन देंगे उसी के ऊपर आगे लॉ बनेगा। तो देखिए आर्टिकल 279 कैपिटल है, ये 2-4 आर्टिकल बेटा आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के लिए। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट अ ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंट्रल स्टेट नेमली गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। यस, आर्टिकल 279A को यूज करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेंगे, एक जीएसटी काउंसिल फोरम का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, उसको बनाएंगे जिसमें सेंट्रल और स्टेट के ऑफिसर्स होंगे और आर्टिकल 279A से पावर ड्रॉ करके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जीएसटी काउंसिल का गठन किया 15/9/2016। ये कुछ डेट्स भी आपको फर्स्ट चैप्टर में याद रखने होंगे। अब देखिए मेंबर ऑफ जीएसटी काउंसिल, यूनियन फिनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? अगर पेपर बहुत आसान आया तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा जो हमारे देश के जो कंट्री के फिनेंस मिनिस्टर होते हैं वही इस काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी हैं तो वो इसके चेयरमैन होंगे जो जीएसटी काउंसिल बनेगा। आज की डेट में तो एग्जिस्ट करता है, हम तब की बात कर रहे हैं जब इंडियन प्रेसिडेंट ने ये अरेंजमेंट सजेस्ट किया था। देखिए द यूनियन फिनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दिस काउंसिल एंड मिनिस्टर्स इन charge of finance and taxation or any other minister nominated by each of the state union territory with legislature is member besides union minister of state in charge revenue। इतना आपको डिटेल में ये एग्जाम पर्पज के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रल और स्टेट के जो फिनेंस मिनिस्ट्री होती है, जिनको फिनेंस समझ में आता है, जिनको टैक्सेस समझ में आते हैं, वही लोग इसके मेंबर होते हैं और इनका जो चेयरमैन होता है वो हमारा जो कंट्री का फिनेंस मिनिस्टर होता है वही होता है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है फंक्शंस पावर ऑफ जीएसटी काउंसिल, कि जो जीएसटी काउंसिल है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन प्रेसिडेंट ने किया था उसको जीएसटी लॉ के अंदर क्या पावर है। तो हमें ये 4-5 पावर्स इनको याद रखना है। एक थ्योरी में क्वेश्चन ऐसा हमारे को आ सकता है। देखिए क्या कहता है, द फंक्शन ऑफ द काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशन। याद रखिएगा जो जीएसटी काउंसिल है ना वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है। लॉ तो पार्लियामेंट में बनेगा या स्टेट लेजिस्लेचर में बनेगा। तो जीएसटी काउंसिल को लॉ बनाने का कोई पावर नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जीएसटी काउंसिल को यह पावर नहीं दिया कि वो लॉ बनाएंगे, लेकिन ये रिकमेंड करेंगे। ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, रिकमेंडेटरी काउंसिल है ये, और इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी। देखिए क्या इनको फंक्शन दिया गया, क्या पावर दिया गया। तो कहता है कि जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे ना, जो अभी हमने पढ़ा था, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जो जीएसटी से बाहर हैं, अभी ये लोग मीटिंग करेंगे, उसके ऊपर कंसेंसस लाएंगे, डिस्कशन करेंगे और उसको हमें जीएसटी में लेके आना है। तो कहता है ये डिसाइड करेंगे डेट फ्रॉम विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट ब्रॉट इन जीएसटी। वो कौन सा डेट होगा जिसके बाद जीएसटी को, इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में लाया जाए। दूसरा अपोर्शनमेंट ऑफ रेवेन्यू बिटवीन सीजीएसटी। अब देखिए जो एसजीएसटी है वो पैसा तो स्टेट को चला जाएगा, लेकिन जो सेंट्रल को पैसा आएगा या जो आईजीएसटी का पैसा है अल्टीमेटली वो भी तो स्टेट के ऊपर ही खर्च करना है।
तो कैसे स्टेट और सेंट्रल के बीच में इसका अपोर्शन किया जाएगा, अपोर्शनमेंट किया जाएगा, ये भी जीएसटी काउंसिल के जो लोग हैं सॉरी वही बताएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज विच आर कवर्ड अंडर जीएसटी और exempted from GST. Goods and services which are covered under GST exempted, मतलब कौन से गुड्स जीएसटी में कवर होंगे, क्या कोई जीएसटी में एग्जेम्पशन होंगी, अगर एग्जेम्पशन होगी तो वो कौन से गुड्स हैं, वो कौन सी सर्विसेज हैं, ये सब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा और इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। फिक्सिंग रेट ऑफ टैक्स, अब जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स के रेट्स क्या होंगे, ये भी यही लोग डिसाइड करके रिकमेंड करेंगे और उसके बाद गवर्नमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेगी। ठीक, टू डिसाइड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, आप लोगों ने सुना होगा जब हम लोग रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे कि कुछ केसेस में 40 लाख की लिमिट देखनी होती है एग्रीगेट टर्नओवर की, कुछ केसेस में 20 लाख, कुछ केसेस में 10 लाख। अब ये 10, 20 और 40 कौन डिसाइड करेगा, तो ये भी जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और उसके बेसिस पे गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करेगी। मतलब इन नट सेल देखा जाए तो जो जीएसटी काउंसिल है ना मोर पावरफुल है। ठीक है, ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, लेकिन जो इनका रिकमेंडेशन होगा उसी के ऊपर गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। तो जीएसटी में सबसे ज्यादा पावरफुल रखा गया है जीएसटी काउंसिल को। इसके पीछे लॉजिक यही है कि भाई सेंट्रल और स्टेट दोनों ने अपने अपने टैक्सेस को सेक्रीफाइस करके जीएसटी लाने के लिए कमिटेड थे, तो अब दोनों को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, सेंट्रल और स्टेट को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, तभी तो ये लॉ आगे चलेगा। तो इसीलिए इस काउंसिल में सेंट्रल और स्टेट दोनों के ऑफिसर्स को, दोनों के नॉलेजफुल पर्सन जिनको फिनांस टैक्स का नॉलेज है उनको कवर किया गया और वो लोग जो रिकमेंड करेंगे उसी के बेसिस पे गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। अब देखिए, अगर कोई मैटर जीएसटी काउंसिल में आता है तो उसको कैसे वहां पे पास किया जाए, कैसे माना जाए कि वो मैटर सस्टेन करेगा, तो कहता है डिसीजन टू बी टेकन बाय जीएसटी काउंसिल। देखिए, every decision of GST Council is taken by majority of not less than 3/4 of the weighted vote of the member present and voting। 3/4 मेजोरिटी चाहिए किसी मैटर को वहां पे पास कराने के लिए। वोट ऑफ सेंट्रल हैज अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ टोटल वोट कास्ट एंड वोट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर 2/3। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1/3 की वोटिंग दी गई और जितने भी स्टेट्स हैं सबको मिला के 2/3। मतलब देखा जाए तो स्टेट इज मोर पावरफुल देन द सेंट्रल एज फार एज जीएसटी इज कंसर्न। तो कोई भी मैटर जो जीएसटी के फोरम में लाया जाएगा वहां पे जो वो मैटर आगे कैरी तभी होगा जब वो इस मेजोरिटी रूल से पास होगा, जिसमें 3/4 वेटेज दिया गया, 3/4 मेजोरिटी रखा गया, 1/3 वेटेज दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2/3 दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। ये परसेंटेज बेटा हम लोगों को याद रखना है। चलिए आगे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। बहुत बेसिक बातें हैं, एक बार रीड कर लेंगे तो एक बार रिकॉल हो जाएगा। जीएसटी इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बिल्कुल सही बात है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स levied on supply of good service or both. GST offer comprehensive and continuous chain of tax credit for the producer point, service provider point of view to retail label, consumer label, thereby taxing only on the value addition at the each stage of supply chain. अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि पुराने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, नए सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से जीएसटी के अंदर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हम हमेशा कस्टमर को वही टैक्स चार्ज करते हैं जो हर बंदा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो, जितना उसने वैल्यू एडिशन किया है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेजेज ऑफ गुड्स और सर्विस एंड कैन सेट ऑफ द क्रेडिट अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड सर्विसेज। मतलब अगर आप कुछ परचेज करते हो, पढ़ा होगा आप लोगों ने सब कुछ डिटेल में जब हमने किया था, हम तो बस यहाँ पे एक तरीके से माइंड रिफ्रेशमेंट के लिए बैठे हैं कि वो सारी चीजें हमारे माइंड में आ जाए। कहता है द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिटेड टू अवेल। सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई आउटवर्ड सप्लाई करता हूं
और मेरे आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर जीएसटी है, जिसको हम लोग आउटपुट टैक्स कहते हैं, और उस आउटवर्ड सप्लाई के लिए हमने कोई इनवर्ड सप्लाई लिया है जिसपे हमने जीएसटी पे किया है, तो जो हम पे करते हैं वो हमारे लिए इनपुट टैक्स होता है और जो हम चार्ज करते हैं वो हमारे लिए आउटपुट टैक्स होता है। तो हम आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करते हैं, जो अमाउंट आता है वही हमारा जीएसटी पेबल होता है। मतलब हर स्टेज पे, चाहे मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर हो, डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर हो, होलसेलर टू रिटेलर हो, रिटेलर टू कंज्यूमर हो, हर स्टेज पे हम जो जीएसटी चार्ज करते हैं और जो जीएसटी पहले वाले पॉइंट पे किया हुआ होता है, हम उसका क्रेडिट लेते हुए चलते हैं, जिससे कि कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता। कास्केडिंग इफेक्ट, व्हाट इज कास्केडिंग इफेक्ट? टैक्स अपॉन टैक्स। पूरी कोशिश की है सरकार ने कि जीएसटी की वजह से जो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होता था, मल्टीपल टैक्सेस होते थे, वो रिमूव किया जाए, एंड कुछ हद तक गवर्नमेंट ने उसको अचीव भी किया है। लेकिन हम 100% आज भी कास्केडिंग इफेक्ट के कैंसर को खत्म नहीं कर पाए हैं। हम लोग वैल्यूएशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई में देखेंगे कि कई बार हम ना टैक्सेस को जोड़ते हैं और उसके बाद फिर जीएसटी चार्ज करते हैं। जैसे आप लोग इंपोर्ट जब करोगे तो पहले वैल्यू के अंदर हमें बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करना होता है और फिर उस बेसिक कस्टम ड्यूटी को जोड़ने के बाद जो अमाउंट आता है उस पे हमें आईजीएसटी ऐड करना होता है। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है और सब कुछ ठीक ठाक रहा, ऐसे ही चलता रहा, तो वो दिन दूर नहीं कि सरकार एक दिन 0% कास्केडिंग इफेक्ट कर देगी, है ना। बट सब कुछ ग्रेजुअली होता है, एक साथ सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। चलिए, और इनडायरेक्ट टैक्स में अल्टीमेटली जो फाइनल टैक्सेस होते हैं ना, वो कंज्यूमर को बियर करना होता है। बाकी कंज्यूमर से पहले जो लोग होते हैं वो तो अपना आईटीसी क्लेम करते रहते हैं, उनके ऊपर तो जीएसटी का इफेक्ट नील हो जाता है। लेकिन अल्टीमेट कंज्यूमर क्योंकि आगे गुड्स और सर्विसेज को पास नहीं करता, वो तो उसको कंज्यूम कर लेता है, तो उसी को अल्टीमेट बर्डन बियर करना पड़ता है। आइए देखिए, टैक्सेस नॉट सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। आज भी पूरी कोशिश की गई थी सरकार के द्वारा कि मैक्सिमम टैक्सेस को जीएसटी में लेके आया जाए। आइडिया यही था कि गवर्नमेंट कहती थी कि देखिए, जब गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर एक हैं तो क्यों ना इनके ऊपर एक ही टैक्स लगाया जाए, मल्टीपल टैक्सेस क्यों लगाए जाए। तो सरकार की ये कोशिश कई सारे टैक्सेस को तो सबस्यूम करने में कामयाब रही, लेकिन आज भी बहुत सारे टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी से बाहर हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे आगे चल के बेसिक कस्टम ड्यूटी, टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, रियल एस्टेट और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, आइए देखिए लीगल फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इन इंडिया। अब देखिए, अब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन इतने सारे स्टेट्स हैं तो हर स्टेट का अपना एक जीएसटी एक्ट तो होगा ना, क्योंकि ट्रांजैक्शन के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी चार्ज करती है। अब स्टेट को जीएसटी चार्ज करने की अथॉरिटी तो एक्ट से आएगी। तो जो हम लोग सुना करते थे ना, वन नेशन वन टैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बेसिक फ्रेमवर्क एक है, मदर एक्ट एक है, लेकिन एक्ट बहुत सारे हैं। देखो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट will jointly administer India dual GST and there will be a set of 35 different tax laws। अभी हमने पढ़ा कि जीएसटी काउंसिल को यूज करके सेंट्रल और स्टेट जीएसटी को रन करते हैं, लेकिन अगर हम डिफरेंट एक्ट की बात करें तो इंडिया में 35 डिफरेंट टैक्स लॉज हैं, जिसमें 31 तो एसजीएसटी एक्ट है 28 स्टेट्स के लिए, और 3 यूनियन टेरिटरी के लिए भी स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उन यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेचर है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर। उसके बाद जितने यूनियन टेरिटरी हैं उनके लिए एक हमारे पास यूटी जीएसटी एक्ट है, जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार आइलैंड, दादर नगर हवेली, दमन दीव एंड लेह लद्दाख। जो हमारे पास यूनियन टेरिटरी हैं, उन यूनियन टेरिटरी के लिए हमारे पास एक अलग से एक्ट है। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक अलग टैक्स है, इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी है। और जब जीएसटी लाया जा रहा था ना, तो कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो ये समझ रहे थे कि जीएसटी आने से उनको लॉस होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था, ये कंडीशन लगाया था कि अगर जीएसटी आने से किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को कोई लॉस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेक्स्ट 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, नेक्स्ट 5 ईयर तक जो भी लॉस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। तो देखिए,
उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक और टैक्स लगाया जाता है जिसको हम कहते हैं जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। Let's talk about compensation to state for 5 years after implementation of GST। तो बेटा रटना नहीं है इसको, एक नॉलेज के लिए था, लीगल फ्रेमवर्क कहते हैं इसको, कि अपने इंडिया में जो लीगल फ्रेम है, जो लीगल बाउंड्रीज हैं जीएसटी के रिस्पेक्ट में, वो कितने हैं। तो जितने स्टेट्स उतने जीएसटी, और 3 स्टेट हमारे, 3 यूनियन टेरिटरी जिसको स्टेट का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि उनका अपना लेजिस्लेचर है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली और बाकी सारे स्टेट, हर स्टेट का अपना अपना जीएसटी है। यूनियन टेरिटरी के लिए एक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक है, इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी है, और कंपनसेशन के लिए कंपनसेशन से। देखिए अब फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी इंडिया समझिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने जो जीएसटी का मॉडल फॉलो किया है ना बेटा, वो इन्होंने डुअल जीएसटी मॉडल फॉलो किया है। डुअल का मतलब होता है कि एक इवेंट के ऊपर एक से ज्यादा 2 लोग टैक्स लगाए, जैसा कि आप लोग इनवॉइस पे देखते हो, सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली एक साथ टैक्स लगाते हैं, इसी को कहा जाता है डुअल जीएसटी मॉडल। तो अपने इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट में हम एक टैक्स लगाते हैं आईजीएसटी, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल और स्टेट के बीच में होता है। आइए देखिए, इंडिया हैज अडॉप्टेड अ डुअल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। Central and state simultaneously levy GST on taxable supply of goods, services or both, which take place within a state or union territory. GST levied by central on intra-state supply of goods, service or both is called central GST, and that is levied by state union territory is called state GST, UTGST। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इंडिया जो मॉडल फॉलो करती है जीएसटी का, वो डुअल मॉडल है, और डुअल मॉडल आपको पता होना चाहिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर दोनों गवर्नमेंट ही टैक्स लगाएं, इसी को हम लोग कहते हैं डुअल मॉडल। आगे देखिए, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हम लोगों ने पूरा 1 से 2 घंटा लगाया था इस कॉन्सेप्ट के लिए जब डिटेल क्लास चल रही थी। देखिए क्या है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, वो डेस्टिनेशन बेस होते हैं। डेस्टिनेशन का मतलब है जहां पे गुड्स कंज्यूम होगा उसी पॉइंट पे टैक्स होना चाहिए। लेकिन जीएसटी से पहले हमारे इंडिया में सेंट्रल सीएसटी बोलते थे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज, तो अब अलग हो गया क्योंकि अब हम लोग जीएसटी इतनी बार करने लगे हैं कि वो जो बोलते हैं, जो पढ़ते हैं वही दिमाग में चलता रहता है। एक हमारे यहाँ सेंट्रल सेल टैक्स हुआ करता था, जहां पे ओरिजिन बेस्ड टैक्स होता था, जो पूरी दुनिया के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था, जहां पे ओरिजिन बेस्ड टैक्स लगता था। तो जीएसटी आने से अपने इंडिया में जो ओरिजिन बेस्ड टैक्स था सीएसटी में, वो खत्म कर दिया गया, और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। मतलब जहां पे गुड्स डेस्टाइन करेगा, टैक्सेबिलिटी हम उस पॉइंट पे देखेंगे। जहां से गुड्स ओरिजिनेट हुआ, टैक्सेबिलिटी उस पॉइंट पे डिसाइड नहीं होगी, टैक्सेबिलिटी उस पॉइंट पे डिसाइड होगी जहां गुड्स डेस्टाइन करेगा। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं कि जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। जहां पे डेस्टाइन करेगा गुड्स, जहां पे गुड्स कंज्यूम होगा, टैक्सेबिलिटी हम वहीं पे देखेंगे। आज की डेट में इंडिया में ना ये 4 तरीके के जीएसटी लगते हैं। एक होता है सीजीएसटी, देखा होगा बिल पे आपने, लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ। एक होता है स्टेट जीएसटी, लेविड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट। एक होता है यूनियन टेरिटरी, जब यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई होगा तो वहां पे यूटीजीएसटी की बात होगी, जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो हम वहां पे आईजीएसटी की बात करेंगे। ठीक बात है। जीएसटी में भी एक्साइज की तरह हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को फॉलो किया गया है गुड्स के क्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि जीएसटी का रेट फिक्स करने के लिए आप हर गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट नहीं फिक्स कर सकते, तो उन्होंने नेचर वाइज, यूज वाइज गुड्स की क्लासिफिकेशन की है। जितनी भी गेट कंट्रीज हैं दुनिया में, वो लोग इसी क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं, जिसका नाम है HSN, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं होता। सर्विसेज के लिए हमारे जीएसटी में ना सर्विसेज कोड है, सर्विसेज के लिए सर्विसेज के अकाउंटिंग कोड हैं, उसके बेसिस पे हम सर्विसेज को डिवाइड करते हैं, बाइफरकेट करते हैं। लेकिन गुड्स के लिए अपने पास HSN कोड है, ध्यान रखना है। HSN कोड
क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के लिए होता है, और जो अपना सर्विसेज होते हैं उसके लिए सर्विस अकाउंटिंग कोड होते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, मैनर ऑफ लेवी ऑफ ड्यूअल जीएसटी। कहता है द सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी levied simultaneously on every transaction of supply of good service or both except exempted goods। obvious है, exempted goods और exempted services पे जीएसटी क्यों लगेगा? उस पे क्यों लगेगा जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है? जैसे अभी आपने पढ़ा एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, द ट्रांजेक्शन विच आर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, अगर आपका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो आपके ऊपर जीएसटी के प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होंगे। तो जब प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होंगे तो आपको जीएसटी चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्दर बोथ आर लिविड ऑन द सेम प्राइस और वैल्यू। हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन वाले चैप्टर में प्राइसिंग और वैल्यू की बात करेंगे। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चैप्टर में ही मेंशन किया हुआ है, आगे फिर आएगा ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के चैप्टर में। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। आइए थोड़ा इसके लिए समझते। देखो, जितने भी टैक्सेस जीएसटी में ना, जितने भी इनवर्ड सप्लाई होते हैं, इनवर्ड सप्लाई मतलब जो हम परचेजेस करते हैं और इसको यूज करके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में यूज करके जब हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं तो जब हम आउटवर्ड सप्लाई करते हैं, इनवाइस रेज करते हैं, तो उस इनवाइस के ऊपर ना हम जीएसटी चार्ज करते हैं। वो सीजीएसटी भी हो सकता है, एसजीएसटी भी हो सकता है, आईजीएसटी भी हो सकता है, यूटीजीएसटी भी हो सकता है। इसको हम लोग नाम देते हैं आउटपुट टैक्स का। आउटपुट टैक्स का इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई जब हम कुछ परचेज करते हैं तो वहां पे भी हम सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी पे करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ द केसेस, डिपेंडिंग अपॉन द कि हमने कहां से उसको एक्वायर किया है, कहां से परचेज किया है। इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स। अब देखिए, परचेज पे भी टैक्स लग गया, मतलब इनवर्ड सप्लाई पे भी टैक्स लगा है, और हम आउटवर्ड पे भी टैक्स लगा रहे हैं। हां, अगर मेरा आउटवर्ड एग्जेम्प्ट होता तब कोई लड़ाई नहीं थी, अगर मेरा आउटवर्ड सप्लाई एग्जेम्प्ट होता तो कोई इश्यू नहीं था। लेकिन अब देखो, यहां दोनों लेवल पे टैक्स हो गया, इनवर्ड पे भी और आउटवर्ड पे। तो सरकार ना हमें इसका क्रेडिट देती है। वो कहती है कि आप अपने आउटपुट टैक्स में से जब ये आउटपुट टैक्स आप पे करने जाओगे ना, तो वहां से इनपुट टैक्स माइनस कर लो। डबल टैक्स नहीं होना चाहिए, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए, डबल टैक्स को ही कास्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। तो आप यहां से इसको माइनस कर लो। अब समझ में नहीं आता, यहां एक टैक्स तो है नहीं, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, तो क्या मैनर हो, कैसे इसको माइनस करें? क्या हम किसी में से किसी को माइनस कर सकते हैं? तो कहा गया नहीं, हमारे पास प्रॉपर इसके लिए प्रोविजन है लॉ में। कहता है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, किस मैनर से इसको किया जाए, आइए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ITC of IGST shall be adjusted against output IGST and after that against CGST or SGST UTGST at the option of the SEC। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने जो भी इनवर्ड सप्लाई किया है, उस इनवर्ड सप्लाई में जो आपने IGST पे किया है, सबसे पहले हम उस IGST को यूज करेंगे अपने आउटपुट टैक्स से। मतलब सबसे पहले हमें IGST को खत्म करना है। जब IGST सेट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद हमें सीजीएसटी, एसजीएसटी की बात करनी है। तो कहता है कि सबसे पहले आप आईजीएसटी को ना आईजीएसटी से खत्म कर लो। अगर फिर भी आपका आईजीएसटी इनपुट बच गया है
तो आप सीजीएसटी से कर सकते हो, एसजीएसटी से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो इसीलिए एक जनरल प्रैक्टिस सेट हो गया है कि अनलेस अदरवाइज की कुछ क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ना हो तो सबसे पहले हम उसको सीजीएसटी से कैंसिल करते हैं और उसके बाद उसको कैंसिल करते हैं हम लोग एसजीएसटी से। जैसे मान लीजिए मेरे पास आईजीएसटी इनपुट टैक्स पड़ा हुआ है, सपोज 1 लाख रुपीज का, और मेरे पास आउटपुट टैक्स है, मेरे पास आउटपुट टैक्स है आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। मेरे पास ये लायबिलिटी 50,000 है, ये 40,000 है, ये 40,000 है। तो सबसे पहले मैं इसका इस्तेमाल आईजीएसटी से करूंगा, सेम लेवल पे, सेम टाइप से। सबसे पहले यहां से कर लूंगा 50,000, काम खत्म। अब मेरे पास 50,000 और बच गया, तो यहां लॉस साइलेंट है, कहता आप यहां से भी कर सकते हो, आप यहां से भी कर सकते हो। तो अगर क्वेश्चन में कुछ इनडायरेक्टली हिंट ना दिया हो तो हम एज्यूम कर लेंगे कि पहले सीजीएसटी से करना है, उसके बाद फिर एसजीएसटी से। मर्जी आपकी, आप कहीं से भी कर लीजिए, मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, अनलेस कि क्वेश्चन में कुछ अदरवाइज ना लिखा हो। तो सबसे पहले आप सीजीएसटी से कर लें, फिर एसजीएसटी से, चाहे तो एसजीएसटी से कर सकते हैं और सीजीएसटी से, आपकी मर्जी है। चलिए, फिर कहता है कि जब तक आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा खत्म नहीं होगा आप सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी का क्रेडिट यूज नहीं करोगे। मतलब सबसे पहले हमें आईजीएसटी का आईटीसी खत्म करना होगा, उसके बाद हम सीजीएसटी और एसजीएसटी इन लोगों के आईटीसी की बात करेंगे। मतलब जब तक हमारा आईटीसी ऑफ आईजीएसटी फुल्ली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, हम तब तक सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी को टच नहीं करेंगे। एडजस्ट आईटीसी ऑफ सीजीएसटी अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, कहता है कि अगर आपका आईजीएसटी खत्म हो गया तो फिर आप सीजीएसटी को उठा लो, जिसका इस्तेमाल आप सबसे पहले सीजीएसटी के लिए करेंगे, और फिर बच गया तो आप इसका इस्तेमाल आईजीएसटी, एसजीएसटी से कभी नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सीजीएसटी का क्रेडिट कभी भी एसजीएसटी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। उसके बाद एसजीएसटी का आईटीसी आप सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट करें, कुछ बचा है तो आप आउटपुट आईजीएसटी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एसजीएसटी का जो क्रेडिट है ना, वो सीजीएसटी आउटपुट से कभी नहीं होगा। ये हम लोगों ने मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन अच्छे से पढ़ा है और मैं उम्मीद करता हूं ये तो हर स्टूडेंट को याद होगा। चलिए, इफ देयर इज अ आउटपुट आईजीएसटी एंड ऑल्सो आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब आपके पास पड़ा है, तो कहता है कि आईटीसी ऑफ सीजीएसटी शैल बी यूज फर्स्ट एंड ओनली आफ्टर। कहता है कि अगर आपके पास if there is a output of IGST and also ITC of CGST पड़ा हुआ है, तो कहता है ITC of CGST पहले, मतलब आपके पास आउटपुट लायबिलिटी है IGST की और क्रेडिट आपके पास CGST और SGST दोनों का पड़ा हुआ है, तो पहले आप CGST के क्रेडिट को यूज कर लीजिएगा, उसके बाद आप SGST और इन सब चीजों को यूज करिएगा। चलिए, पॉइंट नंबर 7 पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट। जब हर पॉइंट पे हम पहले पॉइंट के टैक्सेस का क्रेडिट दे देंगे तो हम सीमलेस, मतलब कहीं पे कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स होगा नहीं, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। आइए, जीएसटी कॉमन पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए भी, और एक दो बार तो एग्जाम में भी आया हुआ है। जीएसटी कॉमन पोर्टल देखो क्या कहता है। सबसे पहले इसका नाम कॉमन पोर्टल क्यों पड़ा, तो कहता है कि देखो ये जो वेबसाइट है ना www.gst.gov.in, एसएससी के लिए भी यही है और जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए भी यही है। मतलब इस पोर्टल का इस्तेमाल यूजर भी करेगा और जीएसटी ऑफिशियल डिपार्टमेंट भी करेंगे, इसीलिए इसका नाम दे दिया जीएसटी कॉमन पोर्टल। कहता है जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है ना, ये मैनेज बाय गुड्स एंड सर्विस, इस पोर्टल को जो मैनेज करता है ना उसका नाम है जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। एक कंपनी है
जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है 2013। मतलब आपको पता है सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी, तो जीएसटीएन बेसिकली एक कंपनी है जो इस पोर्टल को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाई गई है। आइए देखिए इसका काम क्या है। इसका काम है द जीएसटी पोर्टल एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट बाय टैक्स पेयर CAVA, तो ठीक है, टैक्स ऑफिशियल भी इसी को यूज करेंगे। जीएसटीएन का फंक्शन क्या है, देखो एग्जाम में आ सकता है। इसके थ्रू हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जीएसटी की रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटी का कंप्यूटेशन और सेटलमेंट करते हैं। मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट, याद करिए GSTR 1 GSTR 2 भी की हम बात करते थे, मैचिंग करते हैं इस नेटवर्क को यूज करके। गवर्नमेंट को MIS रिपोर्ट देता है, ये सिस्टम याद करो, जैसे ही मंथ खत्म होता है आपको पता लग जाता है कि इस महीने का जीएसटी कलेक्शन कितना है, सब यहीं से तो जाता है। आप जब लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपका जीएसटी प्रोफाइल मेंटेन होगा। रनिंग द मैचिंग इंजन फॉर रिवर्सल रिक्लेम ऑफ ITC, ये सारा एडजस्टमेंट ITC आप लोगों ने QRMP स्कीम पढ़ाया था मैंने, आप लोगों ने सुना होगा। ये सारा कैलकुलेशन एडजस्टमेंट इसी नेटवर्क के थ्रू होता है। अपने एग्जाम में आ सकता है 2 या 3 नंबर का कि GSTIN क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो इसको आराम से हम पढ़ लेंगे। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, देखिए क्या कहता है। अ GSP as a enable for the taxpayer to comply with the provision of GST law through its web platform, बेसिकली एक हेल्पिंग हैंड है GST SSC के लिए। GSP develop application to use by taxpayer for interacting with the GSTN. They facilitate the taxpayer in uploading invoice as well as filing return। इस तरीके काम हम यहां से कर सकते हैं। मतलब ये बेसिकली GSTIN और SSC के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। SSC बहुत सारे एडवांटेज इस सुविधा, नाम ही है इसका सुविधा प्रोवाइडर और एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने GST के जो इश्यूज हैं उसको रोल आउट करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में बेसिक चीजें थी और हम लोग कभी इसको पढ़ते नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि रिवीजन में इसको कवर कर दें। क्या पता इस पर एग्जाम में 1-2 नंबर का MCQ यहीं से आ जाए या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क या सुविधा केंद्र के ऊपर एक क्वेश्चन आ जाए। तो यह हमारा फर्स्ट चैप्टर था, बेसिक है। अगर बहुत टाइम एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको रिवीजन के लिए ना मिले तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बेटा इसमें डेट बताया आपको और जो GST काउंसिल्स के रिस्पेक्ट में फंक्शंस थे, उनका जो मेजोरिटी रूल था, ये सब आपको एक पेज पे समरी बना के रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। चलिए अब आ जाइए चैप्टर 2। कहानी तो यहां से शुरू होती है। अभी तक जो भी हमने 40 मिनट के अंदर किया, मैंने जानबूझ के थोड़ा स्लो कराया, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर कोई बच्चा पढ़ता नहीं और कई बार टीचर लोग भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते। और जब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ, सोचो ना, अगर 40 में से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी फर्स्ट चैप्टर से आ गया तो अपने एग्जाम में वो 10% हो गया। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम लगा के वहां पे आप लोगों को बेसिक के बारे में डिस्कस कर दिया। कम से कम उतना सुन लोगे तो आपके दिमाग में याद रहेगा और उसकी समरी बन जाएगी और एग्जाम टाइम में आपको काफी हेल्प करेगा। अब आ जाइए चैप्टर 2। देखिए सेक्शन 7 जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा है टैक्स लॉ में कि कोई भी टैक्स लगाने के लिए हमारे को एक टैक्सेबल इवेंट होता है। जब तक वो इवेंट परफॉर्म नहीं हो जाता आपके ऊपर वो टैक्स लगता नहीं। वो जो टैक्स है ना, वो ना तो उस इवेंट से पहले लगेगा ना उस इवेंट के बाद लगेगा, वो सिर्फ उस इवेंट पे लगेगा। जैसे हम लोगों ने इनकम टैक्स में पढ़ा था, अर्निंग ऑफ इनकम इज अ इवेंट। एक्साइज में सुना होगा आप लोगों ने, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स इन इंडिया इज द इवेंट। कस्टम में सुना होगा आप लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट। वैट में सुना होगा आप लोगों ने इंट्रा स्टेट सेल। वैसे ही जीएसटी में एक इवेंट है, जैसे ही वो इवेंट परफॉर्म होगा जीएसटी पिक्चर में आ जाएगा। और जिस इवेंट के ऊपर जीएसटी लगता है
उसको नाम दिया गया है जीएसटी एक्ट 2017 के अंदर सप्लाई। सप्लाई वो इवेंट है जिसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। जीएसटी ना तो सप्लाई से पहले हो सकता है ना सप्लाई के बाद। हाँ, कलेक्शन बाद में हो सकता है। हम तो लेवी की बात कर रहे हैं। वो इवेंट कब होगा? जब जीएसटी इंपोज हो जाएगा तो उसके लिए कहा गया सप्लाई, मतलब जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा, जिस टाइम पे सप्लाई होगा वही टैक्सेबल इवेंट होगा और उसी इवेंट के ऊपर टैक्स की बात होगी। चलिए, तो जो सप्लाई है ना उसको बहुत डिटेल में अपने जीएसटी में समझाया गया है, बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। कहता है सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। काफी वाइड डेफिनेशन है, पहले पढ़ेंगे फिर इसका समरी बनाएंगे कि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। देखो क्या कहता है। एज पर सेक्शन 7(1)(a सप्लाई इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया गया है यहां सप्लाई का, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी कि सप्लाई को रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन के रूप में दिया जाए। तो कहा गया सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। मतलब इन्होंने सप्लाई को डिफाइन नहीं किया, बोल सप्लाई मींस ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। अरे भैया ये तो बता दो सप्लाई क्या है। कहते सप्लाई मींस ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। तो भाई सप्लाई क्या है? तो उन्होंने कहा वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, आपको एग्जांपल देके बता सकते हैं। देखो क्या कहते हैं। सप्लाई इंक्लूड all form of supply of goods service or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease और disposal। ये ना आप अगर काउंट करेंगे ये 8 एक्टिविटीज होती हैं। ये हमने क्लास में याद कर लिया था। ये 8 एक्टिविटीज होती हैं, 8 एक्टिविटीज हैं। अगर इसमें से आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कराया है या किया है तो वो सप्लाई के एम्बिट में आता है। जैसे सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। मेड और अग्री टू बी मेड, चाहे आप इसको अभी कर रहे हैं या किसी से फ्यूचर में करने का वादा किया है। प्लस साथ में कंसिडरेशन होना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कहता है कि देखिए 7(1)(a) के अंदर 3 बातें हो सकती हैं, 3 बातें होनी है। सबसे पहले तो 8 एक्टिविटीज, प्लस कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में सप्लाई को कवर करने के लिए बेटा हमें ये 3 एक्टिविटी कवर करनी होगी। एक तो 8 एक्टिविटीज में हमारा सप्लाई कवर होना चाहिए, हमारी एक्टिविटी कवर होनी चाहिए सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, डिस्पोजल, कंसिडरेशन होना चाहिए। और ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हुई है ना, ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर ये इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से बाहर है तो इस क्लॉज में वो सप्लाई नहीं बनेगा। हाँ, किसी और क्लॉज में बन जाए वो अलग बात है, बट इस क्लॉज में नहीं बनेगा। इस क्लॉज में सप्लाई बनने के लिए वो एक्टिविटी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आइए देखिए, सप्लाई इंक्लूड all form of supply of goods, service or both such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease, disposal, made or agree to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business। अब देखिए, अब इसने 7(1)(a) को नीचे एक्सप्लेन करके दिया है, एनालिसिस किया है, जो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। आइए देखिए क्या कहता है। 6 पैरामीटर्स फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। ये 6 पैरामीटर्स हैं, पिलर्स हैं जीएसटी इंपोज करने के लिए। आइए जरा देखिए कि जीएसटी इंपोज करने के लिए क्या क्या कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन, बहुत अच्छी बात है।
अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, चाहे आप गुड्स सप्लाई करें, सर्विस सप्लाई करें, चाहे दोनों सप्लाई करें। जीएसटी लेवी होने के लिए सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए कि आप टैक्सेबल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। सेक्शन 2 क्लॉज 107 में टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन किया गया और देखिए क्या कहता है लॉ। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड, कहां पे रजिस्टर्ड, जीएसटी एक्ट के अंदर, और लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। देखिए हम जितने सेक्शंस यहां पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। ये हमारा मदर एक्ट है जीएसटी का, और अपने सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में यही हम लोगों को पढ़ना है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017। मैंने आपको बताया था कि जो ये एक्ट है ना 21 चैप्टर्स में डिवाइड है, इसके अंदर 174 सेक्शंस हैं और इसके अंदर 3 शेड्यूल्स हैं। ये सीजीएसटी एक्ट का कंपोजिशन है, तो यहां जितने हम लोग सेक्शंस यूज करेंगे वो सारा सीजीएसटी एक्ट का होगा। हाँ, अगर कोई और सेक्शन मैंने यूज किया तो मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि वो कौन से पर्टिकुलर एक्ट का है। तो देखिए क्या कहता है, यहां जितने सेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे वो सारे सेक्शन सीजीएसटी एक्ट 2017 का है। तो कहता है कि देखिए टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24। कहता है कि देखिए टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में उनको कहा जाता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या जिनके ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ गई है। हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 22, 24। 22 में होता है रजिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और 24 में होता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं या अगर हमारे ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी भी आ गई है तो हम टैक्सेबल पर्सन बन जाएंगे। और अगर हम सप्लाई करते हैं विद कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो हम अपने कस्टमर से जब इनवॉइस रेज करेंगे तो उसके ऊपर हमें जीएसटी चार्ज करके गवर्नमेंट को पे करना होगा। देखिए, तो सबसे पहले टैक्सेबल पर्सन का होना जरूरी है। आइए देखिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, पढ़ लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन हु इज लाइबल टू रजिस्टर्ड इज अ टैक्सेबल पर्सन। ऑब्वियस है, अगर मेरे ऊपर रजिस्ट्रेशन की लाइबिलिटी आ गई तो अभी तो मैं अनरजिस्टर्ड हूं, लाइबिलिटी आ गई है, और जिस दिन लाइबिलिटी आती है ना, हम आगे पढ़ेंगे, उसके 30 डेज के अंदर हमें एप्लीकेशन मूव करना होता है। तो हो सकता है मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई हो लेकिन अभी तक मैं रजिस्टर्ड ना हूं, तो यस, इवन एक अनरजिस्टर्ड पर्सन भी टैक्सेबल पर्सन हो सकता है अगर उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई हो। सिमिलरली अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड बट हैज टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, यस, अगर किसी के ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी नहीं है लेकिन वो वॉलंटरी जीएसटी में रजिस्टर्ड होना चाहता है, तो जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, याद रखिएगा, उसके ऊपर वो एक टैक्सेबल पर्सन बनेगा और उसके ऊपर जीएसटी की कहानी शुरू हो जाएगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, या तो आप रजिस्टर्ड हो या आपके ऊपर रजिस्ट्रेशन का ऑब्लिगेशन आ गया तो आप भी जीएसटी में टैक्सेबल पर्सन माने जाएंगे। आगे देखिए, आपकी जो सप्लाई होनी चाहिए ना, वो टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। देखिए, अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो और जो सप्लाई आप कर रहे हो अगर वो सप्लाई ही टैक्सेबल नहीं है तो काहे का जीएसटी? तो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई भी होनी चाहिए। अगर मैं टैक्सेबल पर्सन हूं और मेरी सप्लाई एग्जेम्प्टेड है तो बताइए फिर काहे का जीएसटी? तो टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल टेरिटरी बताया था मैंने आप लोगों को। तो देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 108 कहता है, as per section 2(108) of CGST Act 2017, a taxable supply means a supply of goods or service or both which is leviable to tax under this act. It means GST attracted only on a taxable supply, which means a supply of goods, service or both which are leviable to tax. जो taxable है उसी के ऊपर तो GST लगेगा,
तो टैक्सेबल पर्सन होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सप्लाई भी तो हमारी टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर हमारी सप्लाई टैक्सेबल नहीं है तो फिर काहे का जीएसटी? तो नंबर 1 टैक्सेबल पर्सन, नंबर 2 टैक्सेबल सप्लाई, नंबर 3 सप्लाई मस्ट बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ऑब्वियस है, जो हम टैक्स पढ़ रहे हैं ये गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लेवी होता है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसी एक्टिविटी है जो गुड्स और सर्विसेज के डेफिनेशन में ही ना आए, क्योंकि अपने जीएसटी लॉ में ना गुड्स और सर्विसेज को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर गुड्स को डिफाइन किया गया है और 2 क्लॉज 102 के अंदर सर्विसेज को डिफाइन किया गया। अगर मैं किसी प्रोडक्ट की सप्लाई करता हूं और मेरा वो प्रोडक्ट गुड्स के डेफिनेशन को ही क्वालिफाई नहीं करता, तो बताइए जीएसटी कैसे लग जाएगा? तो आप टैक्सेबल पर्सन हो, आपकी सप्लाई भी टैक्सेबल है, लेकिन जो गुड्स और सर्विस आप सप्लाई कर रहे हैं वो जीएसटी से बाहर है, वो एग्जेम्प्ट है। तो फिर बताइए काहे का जीएसटी आपके ऊपर? तो तीसरा पॉइंट था हमारा कि हमारा जो गुड्स और सर्विस होना चाहिए, जो सप्लाई होनी चाहिए, वो गुड्स और सर्विस की होनी चाहिए। अगर गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन से बाहर है तो उसके ऊपर जीएसटी का क्या मतलब बनता है? देखिए, अगर आप एक बार रीड करना चाहें कि जीएसटी में कि गुड्स में क्या क्या कवर किया हुआ है, देखो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स तो होता ही नहीं, तो उसके ऊपर जीएसटी किस बात का? अगर कोई मेरे पास लैंड है, बिल्डिंग है, वो मूवेबल है नहीं, और जब मूवेबल नहीं है तो वो गुड्स नहीं है, और जब वो गुड्स नहीं है तो काहे का जीएसटी? तो यहीं से एक हमारे माइंड में कंक्लूजन बन जाएगा कि जो हमारे लिए लैंड बिल्डिंग होता है ना, उसके सप्लाई के ऊपर, उसके सेल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। हाँ, अगर कोई प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बोल के जीएसटी लग जाता है। देखो क्या कहता है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 52 of CGST Act 2017, goods means every kind of movable property. Goods means every kind of movable property other than money and securities, but include actionable claim, growing crops, grass and things attached to or forming part to land which are agreed to be severed before supply or under a contract of supply. इन्होंने कहा कि सारे मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे। मनी, लीगल टेंडर मनी और सिक्योरिटीज, शेयर डिवेंचर्स, इनको हम गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं करेंगे। इंक्लूड कर लेंगे एक्शनेबल क्लेम, आगे जाके कहीं पे इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ठीक, तो क्रक्स ये है कि गुड्स के डेफिनेशन में सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी होगी, तो इमूवेबल के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आ जाइए, कहता है सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। कहता है कि जो गुड्स नहीं है, मनी नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, वो सब सर्विसेज है, जिसमें हम इंक्लूड कर लेंगे एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी डिनोमिनेशन फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। तो सर्विस को बड़ा इजीली इन्होंने डिफाइन कर दिया है। पुराने सर्विस टैक्स में 2-2, 3-3 पेज के अंदर सर्विस टैक्स की डेफिनेशन हुआ करती थी। कहता है जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, और अगर आपने किसी वन करेंसी को दूसरे फॉर्म ऑफ करेंसी में, या डॉलर को रुपीज में, या जो हमारे वो फटे पुराने नोट होते हैं उसको हम जब चेंज कराने जाते हैं, बैंक में डीडी बनाने जाते हैं, तो कहता है कि अगर हम कोई ट्रांजैक्शन इन मनी करते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन से ओवर एंड अबव कंसिडरेशन चार्ज किया जाता है उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। मतलब अगर आप बैंक में डीडी बनाने जाते हो 10,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए के बदले में तो आपको 10,000 का डीडी मिल जाएगा, लेकिन बैंक आपको ऊपर से ना कमीशन मांगेगा, तो जो कमीशन होता है ना उसके ऊपर जीएसटी होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 2000 का नोट है, आप किसी से चेंज लेने जाते हो, वो कहता है चेंज के लिए मैं 50 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, तो जो 50 रुपीज एक्स्ट्रा है ना वो यहाँ पे कवर्ड है जीएसटी के अंदर, लेकिन 2000 के बदले में आपको 2000 रुपया मिल गया, उसके ऊपर नहीं। इसको कहते हैं ट्रांजैक्शन इन मनी। मतलब सेम डिनोमिनेशन का अमाउंट आपको रिसीव हो गया
जो आपने दिया था। चलिए, फिर कहता है सप्लाई मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन। ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो फिर जीएसटी लगेगा कैसे। वैसे हम पढ़ेंगे, अभी आज ही पढ़ेंगे कि 4 ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं है वहां पे भी जीएसटी की बात हो जाती है, लेकिन इन जनरल कंसिडरेशन चाहिए जीएसटी इंपोज करने के लिए। अगर हम रिसिपिएंट से, अगर हम बायर से कंसिडरेशन ही चार्ज नहीं करेंगे तो इनवाइस रेज नहीं करेंगे, इनवाइस रेज नहीं करेंगे तो जीएसटी कैसे चार्ज करेंगे। तो इन जनरल कंसिडरेशन का होना जरूरी है। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में कंसिडरेशन को डिफाइन किया हुआ है। देखो क्या कहते हैं, As per Section 2, Clause 31 of CGST Act 17, consideration in relation to supply of goods, service or both include any payment made or to be made। जो पेमेंट हम कंकरेंट अभी कर रहे हैं या अगर उसको पेमेंट करने का हम प्रॉमिस कर रहे हैं, वेदर इन मनी और अदरवाइज। मतलब कंसिडरेशन मनी के फॉर्म में भी हो सकता है, अदर देन मनी के फॉर्म में भी हो सकता है। एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी or otherwise in respect of, in response to or for inducement of any payment made or to be made whether in money or otherwise in respect of, in response to or for inducement of the supply of goods or service or both। इन रिस्पेक्ट का मतलब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, उस रिस्पेक्ट में आपने कुछ पैसे दे दिए। इन रिस्पॉन्स का मतलब सामने वाली पार्टी ने आपसे कुछ डिमांड नहीं किया, आपने उसके रिस्पॉन्स में कुछ पे कर दिया। इंड्यूसमेंट का मतलब सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए, अदरवाइज वो सप्लाई देने के लिए तैयार ही नहीं था, तो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपने जो पैसे दे दिए, इसको हम लोग व्हाइट ब्राइब भी कहते हैं। इंड्यूस किया आपने, लालच दिया उसने, तो व्हाइट ब्राइब भी बोलते हैं इसको। तो कहता है any payment made or to be made whether in money or otherwise in respect of, in response to or for the inducement of supply of goods services or both whether by recipient, consideration चाहे recipient दे और any other person या फिर recipient के बिहाफ पे कोई और दे दे। मान लीजिए मेरे सर्विस के रिसिपिएंट आप लोग हैं, लेकिन आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स फीस देके चले जाते हैं, तो याद रखिएगा ये भी कंसिडरेशन है। रिसिपिएंट पे करे या रिसिपिएंट के बिहाफ पे कोई और पे करे, पेमेंट सप्लायर को हो या सप्लायर के बिहाफ पे किसी और को हो, कंसिडरेशन तो मानते हैं हम उसको। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा गवर्नमेंट सब्सिडी को हम कंसिडरेशन नहीं मानते। मतलब अगर किसी गुड्स या सर्विसेज के प्राइस को गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे तो गवर्नमेंट सब्सिडी को हटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पे जीएसटी चार्ज होगा। गवर्नमेंट सब्सिडी हमारे वैल्यू का पार्ट नहीं होता, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता। दो पार्ट में कंसिडरेशन को डिफाइन किया हुआ है, एक है हमारा डायरेक्ट और दूसरा है नेगेटिव, मतलब इनडायरेक्ट। आइए देखिए क्या कहता है सेकेंड पार्ट। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। किसी के लिए कुछ काम कर देना भी तो कंसिडरेशन है, तो हम उसका मॉनेटरी वैल्यू देखेंगे। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, या किसी के लिए कुछ ना कर देना भी तो कंसिडरेशन है। एक ऐड आता है ना, अच्छा है बेटा तूने कुछ नहीं किया, तो किसी के लिए कुछ कर देना और कुछ ना करना, ये दोनों ही कंसिडरेशन है। हम इसका मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ, रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ whether by recipient or any other person but shall not include। आगे की लाइनें तो सेम है। तो कहता है कि अगर आपने किसी के लिए कोई एक्ट परफॉर्म किया है या कोई एक्ट परफॉर्म नहीं किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू, इंड्यूसमेंट ऑफ गुड सर्विसेज और बोथ, तो इवन ये एक्ट और फॉरबियरेंस भी कंसिडरेशन होगा। हम इसका मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी की बात करेंगे। बट माइंड इट, अगर कोई गवर्नमेंट सब्सिडी है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं जाएगा, वो हमारे कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता है। देखिए आगे क्या कहता है।
प्रोवाइडेड दैट अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ provided that a deposit given in respect of supply of goods or service or both shall not be considered as a payment made for such supply unless supplier applies such deposit as consideration for the said supply। कहता है कि कई बार आपने देखा होगा, आप जो सिक्योरिटी मनी दे देते हो ना, तो सिक्योरिटी मनी कभी भी सप्लाई के लिए कंसिडरेशन नहीं होता। वो तो आप सिक्योरिटी है, सामने वाले पार्टी की लायबिलिटी है, वो तो आपको वापस कर देगा जब आप उस मकान खाली कर दोगे। जिस पर्पज के लिए आपने सिक्योरिटी दिया है, अगर वो ट्रांजैक्शन खत्म हो जाए तो आपको वापस मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ना फाइनल जैसे मान लीजिए, आपने भी देखा होगा कि जब टेनेंट मकान खाली करता है, 1 महीने पहले मकान मालिक को बोल देता है कि अंकल हम नेक्स्ट मंथ से आपके पास कंटिन्यू नहीं करेंगे और जो हमारा एडवांस पैसा है ना, आप इसको रेंट में एडजस्ट कर लेना। तो जैसे ही सिक्योरिटी मनी को हमने एडजस्ट किया रेंट में, तो फिर वो मेरे लिए कंसिडरेशन बन गया। लेकिन अगर वो प्योर सिक्योरिटी नेचर का है तो हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं बना। देखिए यही बात कहता है यहां पे, प्रोवाइडेड दैट अ डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस और बोथ shall not be considered as payment made for such supply unless supplier applies such deposit as consideration for the said supply। I hope आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो कहता है कि टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई गुड सर्विसेज का होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, और सप्लाई मस्ट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब वो सप्लाई है ना, वो पर्सनल पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। देखिए क्या कहता है, जीएसटी essentially a tax only on commercial transaction, hence only those supply that are in the course or furtherance of business qualify as supply under GST। hence any supply made by individual in personal capacity do not come under the ambit of GST unless they are। कहता है कि देखिए कमर्शियल ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगता है। हाँ, अगर कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 17, तो कहता है कि अगर कोई आपके हिसाब से कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं लग रहा है लेकिन वो बिजनेस के डेफिनेशन में कवर कर दिया गया है, तो बेटा वो तो फिर हम तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मान ही लेंगे, है ना। अगर कोई चीज डेफिनेशन में प्रोविजन में आ जाए तो फिर हम उसका जनरल मीनिंग कहां देखते हैं, फिर तो कवर है। इन द कोर्स का मतलब होता है कि बिजनेस को रन करने के लिए आप जो सप्लाई करते हो, और फर्दरेंस का मतलब होता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ योर बिजनेस। फर्दरेंस का मतलब एवरी बिजनेस पर्सन यूजेस टू थिंक हाउ टू डेवलप बिजनेस। तो मतलब या तो मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए हो या मेरे बिजनेस के एक्सटेंशन के लिए हो, इसको हम लोग बोलते हैं इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो देखिए हम अभी सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए देख रहे हैं, जिसने कहा कि सप्लाई को इस क्लॉज में कवर करने के लिए सबसे पहले तो आपकी जो एक्टिविटी है ना, वो इस 8 एक्टिविटीज में कवर होना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, डिस्पोजल, रेंटल, ये सब देखा था। प्लस कंसिडरेशन होना चाहिए, प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर हम लोगों ने एनालिसिस करना शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा कि टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, सप्लाई गुड्स सर्विसेज का होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एंड देखिए लास्ट 6 पॉइंट, सप्लाई मस्ट बी इन टैक्सेबल टेरिटरी। बिल्कुल, अगर याद रखिएगा जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अगर आपका गुड्स डेस्टाइन करता है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। फॉर द पर्पज ऑफ लेवी जीएसटी, सप्लाई मस्ट बी इन टैक्सेबल टेरिटरी। व्हाट इज टैक्सेबल टेरिटरी? इंडिया इज अ टैक्सेबल टेरिटरी फॉर इंडियन जीएसटी लॉ, तो सप्लाई इंडिया में होना चाहिए। अगर मैं कोई सप्लाई मॉरिशस में करता हूं, सिंगापुर में करता हूं, तो जीएसटी लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि जहां पे डेस्टिनेशन है वो तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है, और अगर वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। आइए देखिए, तो ये था हमारा सेक्शन 7(1)(a). अब आ जाइए 7(1)(b), 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। कहता है इंपोर्ट ऑफ सर्विस नॉट गुड्स। ओके, यहां पे सिर्फ सर्विस की बात करता है। कहता है
इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स, कहता है कि अगर आपने इंडिया के बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था। हाँ, कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इंडिया के बाहर से अगर हम किसी सर्विस को इंपोर्ट करते हैं विद कंसिडरेशन तो उसके ऊपर जीएसटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, सॉरी, या नहीं था। आता है समझ में? देखिए, दिस क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सर्विस नॉट फॉर गुड्स। वेरी स्मार्ट लाइन। इट शुड बी इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, जहां पे सप्लायर ऑफ सर्विस लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस लोकेटेड इन इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। अगर ये कंडीशन फुलफिल है, प्लस सर्विस शैल बी प्रोवाइडेड विद कंसिडरेशन, सर्विस में नॉट इन द कोर्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम लोग इंडिया में सप्लाई मानेंगे और इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। और याद रखिएगा, इंपोर्ट के ऊपर ना रिवर्स चार्ज लगता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। और क्योंकि रिवीजन सेशन है तो आपको पता भी होगा रिवर्स चार्ज मतलब recipient of service is liable to pay GST to government. ओके, आ जाइए 7(1)(c). हमने 7(1)(a) देखा जिसमें 8 एक्टिविटीज प्लस कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की बात हुई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, प्लस कंसिडरेशन है, वेदर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यह हमारा क्लॉज बी था। अब आ जाइए सी, कहता है कि जनरली एक सप्लाई को परिपूर्ण करने के लिए, एक सप्लाई को कंप्लीट करने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी है। लेकिन देखिए 7(1)(c) कहता है कि ये 4 ऐसे केसेस है 1 2 3 4 जहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम इसको सप्लाई मान लेंगे। किसी एक्टिविटी को सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी था, लेकिन शेड्यूल 1 में, और अगर हम सेक्शन की बात करें तो 7(1)(c) में ये 4 केसेस दिए गए हैं जहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम उसके ऊपर उसको हम सप्लाई मान लेते हैं। आइए देखिए, नंबर 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। कहता है कि मान लीजिए आपने एक बिजनेस एसेट परचेज किया, जब आपने परचेज किया होगा ना तो उस पे आपने जीएसटी पे किया होगा, और उस जीएसटी का आपको आईटी से मिल गया होगा, क्रेडिट मिल गया होगा। क्यों? बिकॉज आप उसको बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज कर रहे थे, बिजनेस में यूज करने के लिए परचेज कर रहे थे। लेकिन अगर आप उसको यूज किए बिना अगर या फिर थोड़े टाइम तक यूज किया उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर देते हो, तो लॉ मेकर कहता है नहीं, हमने तो आपको फुल आईटीसी दिया था, जितना भी जीएसटी था उसका हमने पूरा क्रेडिट दिया था, ये एज्यूम करके कि जब तक उस एसेट के अंदर अपने आप को यूज करने की कैपेसिटी है, जब तक वो स्क्रैप नहीं हो जाता, आप अपने बिजनेस के लिए यूज करोगे। लेकिन आपने तो उसको ट्रांसफर कर दिया। चलो, अगर आपने पैसे देके ट्रांसफर किए होते तो कुछ हमें जीएसटी मिलता, लेकिन आपने तो उसको विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर कर दिया, ये गलत है। इसीलिए हम इसको ट्रांसफर मानेंगे, इसको हम सप्लाई मानेंगे और इसके ऊपर जीएसटी की बात होगी। लेकिन अब बताइए, अगर मैंने इसको ट्रांसफर किया है विदाउट कंसिडरेशन तो किस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज होगा? कोई अमाउंट तो है नहीं। तो कहा गया कि उसके लिए वैल्यूएशन रूल है जो आप लोग सीए फाइनल में पढ़ेंगे। यहां तो बस आपको ये 4 एक्टिविटी याद रखनी है जहां पे इवन कंसिडरेशन नहीं है तो भी हमें उसको सप्लाई मान लेना है। जैसे परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर इनपुट टैक्स रेट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। सेकंड देखिए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज ए स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वेयर मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर आपने किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई अपने रिलेटेड पार्टी को किया है या डिस्टिंक्ट पर्सन को किया है, जिसको सेक्शन 25 में डिफाइन किया हुआ है, और वो सप्लाई अगर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो चाहे कंसिडरेशन ना भी हो
हम उसको सप्लाई मान लेंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन वो होता है बेटा, ध्यान रखिएगा, इंडिया में जो जीएसटी है ना उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, इनकम टैक्स की तरह नहीं कि पूरे इंडिया में एक पैन नंबर है आपका। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ना स्टेट वाइज होता है। तो मान लीजिए एक बिजनेस हाउस है जिसके 2-3 ब्रांचेज अलग अलग स्टेट में है, तो उसको जितने भी स्टेट में वो ब्रांचेज होंगे उतने स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा अगर रजिस्ट्रेशन की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो मान लीजिए कोई बिजनेस है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है और सेम बिजनेस का ब्रांच यूपी में है और वो यूपी में रजिस्टर्ड है, तो फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी ये दोनों लोग चाहे एक ही क्यों नहीं है, जीएसटी पर्पज के लिए हम इनको डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे। और अगर ये लोग आपस में बिना कंसिडरेशन के सप्लाई करते हैं, ऑब्वियस है अगर ये डिस्टिंक्ट पर्सन है, एक ही पर्सन के अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो ये तो पक्का ही क्या होगा, विदाउट कंसिडरेशन होगा। लेकिन लॉ मेकर कहता है नहीं, इसको भी हम सप्लाई मानेंगे चाहे विदाउट कंसिडरेशन ही क्यों ना हो। हाँ, बस ये सप्लाई कैसी होनी चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो अगर मैं किसी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता हूं, सप्लाई डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन के बीच में है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, कंसिडरेशन नहीं है, तो इसको भी हम सप्लाई मान लेंगे। थर्ड देखिए, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल अपने एजेंट को सप्लाई करता है या एजेंट अपने प्रिंसिपल को सप्लाई करता है, तो इसको हम लोग सेक्शन 7(1) क्लॉज सी में कवर करते हैं। यहां पे भी इन जनरल कंसिडरेशन तो होगा नहीं, तो विदाउट कंसिडरेशन भी गवर्नमेंट इसको सप्लाई मान रही है। पढ़ लीजिए, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर एजेंट undertake to supply such goods on behalf of principal, or by agent to principal where agent undertake to receive such goods on behalf of principal। तो इसको याद रखेंगे, एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में जो सप्लाई हो रही है इवन विदाउट कंसिडरेशन है तो भी हम उसको सप्लाई मानेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट देखिए 7(1)(c) का कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोड। कहता है कि अगर आपका कोई रिलेटेड पार्टी, सिस्टर कंसर्न आउटसाइड इंडिया है और आप इंडिया में हैं और आप वहां से किसी सर्विस को इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कंसिडरेशन ना हो, इसको भी हम सप्लाई मानेंगे। अगर क्या हुआ है, सर्विस इंपोर्ट हुआ है, गुड्स नहीं। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम रिलेटेड पर्सन को नीचे डिफाइन किया हुआ है, देख लेंगे अभी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो देखिए ये 4 पॉइंट हैं 7(1)(c) में, चाहे आप इसको शेड्यूल 1 बोल दें, कोई इश्यू नहीं है। इस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम सप्लाई मान लेंगे। फर्स्ट था अपना, याद करिए, permanent transfer disposal of business asset on which ITC has been claimed. Number 2, transfer of goods service between related person or distinct person in the course or furtherance of business. Third, transfer of goods services to agent to principal, principal to agent. 4, import of service from related person or other establishment of same person in the course or furtherance of business. तो इन 4 केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी हम लोग इसको सप्लाई मान लेंगे। इसके नीचे कुछ क्लैरिफिकेशन है, आइए देखिए। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विसेज, देखिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विसेज हम लोग शेड्यूल 3 में पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं होता क्योंकि ये सर्विस है ही नहीं, ठीक है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को 50,000 से ऊपर एक साल में कोई गिफ्ट देता है तो उसको जीएसटी में कवर किया हुआ है। देखिए, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट shall not be treated as supply of service. However, gift exceeding 50,000 in value in a financial year by employer to an employee shall be treated as supply of goods or services. तो जनरली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के ऊपर जीएसटी नहीं है, जो आप सैलरी कमाते हैं या कमाएंगे उस पर जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर साल में 50,000 से ऊपर आपको कोई गिफ्ट देता है तो जीएसटी के एम्बिट में आ जाता है। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन
required to obtain more than one registration whether in one state union territory or more than one state union territory in respect of each such registration treated as distinct person। चाहे आपका बिजनेस एक ही क्यों ना हो, चाहे आपका पैन नंबर एक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अलग अलग स्टेट में या इवन एक ही स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेके काम कर रहे हो तो आपकी जो ये एंटिटीज है ना आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाएंगी। तो बेटा ये था आपका सेक्शन 7(1)(c), बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए। 7(1)(a), 8 एक्टिविटीज प्लस कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 7(1)(b), इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन whether in the course or furtherance of business or not। 7(1)(c), activities even without consideration will be treated as supply of goods or services। नंबर 1 था permanent transfer disposal of business asset, नंबर 2 था transfer of goods service between the related or distinct person in the course or furtherance of business, थर्ड था principal to agent, agent to principal, और फोर्थ था import of service from related person या other establishment in the course or furtherance of business। चलिए अब आके देखिए 7(1)(a), 7(1) खत्म, उसके अंदर 3 क्लॉज थे, वो तीनों हमने देख लिया। अब 7(1)(a) में ना पुराने लॉ में कुछ एक्टिविटी पे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। तो 7(1)(a) सिर्फ क्लैरिफिकेशन पर्पज के लिए है, जो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को बताने जा रहा है कि जीएसटी पर्पज के लिए आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। आइए देखिए, एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस एज रेफर्ड टू इन शेड्यूल 2। कहता है कोई भी ऐसा ट्रांसफर जहां पे टाइटल ट्रांसफर होता हो गुड्स का, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। बच्चों ने कहा सर हमें मालूम है, आगे चलिए। सेकंड, याद रखिए इंटेंजिबल हमेशा राइट के, इंटेंजिबल जब ट्रांसफर होता है तो एक सर्विस होती है। देखिए, राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। हमने किसी को गुड्स ट्रांसफर नहीं किया लेकिन उसमें यूज करने का राइट दे दिया। तो बताइए, अगर किसी गुड्स में यूज करने का राइट दे दिया जाए तो उसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। बच्चे बोल रहे हैं सर आगे चलो, हमें यह भी समझ में आता है। चलिए, कहता है any transfer of the title in goods under agreement which stipulate that property in goods shall pass at future date upon the payment of full consideration। अगर आप पेन और बुक लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए हायर परचेज। हायर परचेज में भी तो अल्टीमेटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होता है। तो ये पॉइंट हमारा हायर परचेज को इंडिकेट करता है और हायर परचेज को हम सर्विस नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए, लीज है, टेनेंसी है, इजमेंट है, लाइसेंस और लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड। बताइए, जमीन बेच थोड़ी ना रहे हैं हम लोग, और बेचते भी तो गुड्स थोड़ी ना होता, लैंड तो इमूवेबल है। लेकिन अगर मैं अपनी लैंड किसी को लीज पे, टेनेंसी पे, इजमेंट पे दे रहा हूं, यूज करने के लिए दे रहा हूं, याद रखिएगा ये सर्विस है। बच्चों ने कहा सर आगे चलिए हमें मालूम है। ओके, एनी लीज letting out of building including a commercial, industrial, residential complex for business or commerce either wholly or partly। पहले वाले में लैंड था, यहां बिल्डिंग आ गई। तो अगर मैं आपको अपनी बिल्डिंग यूज करने के लिए लेट आउट करता हूं तो बताइए, ये जो लेट आउट मैंने किया, लीज पे आपको दिया, ये हमारे लिए सर्विस तो माना जाएगा। ओके, अगर आप किसी जॉब वर्कर को अपना गुड्स भेजते हो कि वो उसके ऊपर कोई काम परफॉर्म करके दे, जैसे मान लीजिए आप हल्दीराम हैं और आपने अपना कुछ जॉब किसी दूसरे को आउटसोर्स कर रखा है जिसको हम जॉब वर्कर बोलते हैं, तो आप अपना गुड्स उसके पास भेजते हो और वो उस पर जॉब वर्क परफॉर्म करके आपको वापस दे देता है। जैसे मान लीजिए आपने स्वीट्स के डब्बे परचेज किए और आपका एक जॉब वर्कर है जो उसके ऊपर आपके नाम का हल्दीराम का प्रिंट लगा देता है और वो प्रिंट लगा के आपको वो डब्बा वापस कर देता है। बताइए, इसको हम गुड्स बोलेंगे या सर्विस बोलेंगे? जॉब वर्कर क्या परफॉर्म करता है? सर्विस देता है। चलिए आगे कहता है
where assets of a business are transferred or disposed of so as no longer form part of those assets। कहता है कि अगर आपके पास कोई एसेट है, कोई बिजनेस एसेट, इसको आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स ही होगा, साफ साफ कह रहा है, देखो सिंपल तरीके से। वेयर गुड्स हेल्ड और यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड पुट टू इज प्राइवेट यूज। आपके पास कोई गुड्स है तो ऑफिशियल पर्पज के लिए, लेकिन आप उसको कई बार प्राइवेट पर्पज के लिए भी यूज कर लेते हो। तो बताइए, सर्विस ही तो है। जैसे मान लो आपके पास BMW की एजेंसी है, कई बार आप अपने प्राइवेट ट्रिप पे शोरूम से कार निकाल के घूम के आ जाते हो, तो बताइए इसको क्या बोले? गुड्स थोड़ी ना, सर्विस। आपने यूज किया और फिर ले आके कार को वहीं रख दिया। नेक्स्ट देखिए, वेयर एनी पर्सन सीज टू बी टैक्सेबल पर्सन, मतलब आप पहले टैक्सेबल पर्सन थे, अब नहीं हो। Any asset of business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person, unless, कहता है कि देखिए, अगर आपके पास कुछ स्टॉक में गुड्स पड़े हैं और आज आप टैक्सेबल पर्सन से सीज हो गए, अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो जो आपके पास स्टॉक में माल पड़ा है ना, उसको हम डीम्ड सप्लाई मान के जीएसटी की ट्रीटमेंट करेंगे, अनलेस आपके बिजनेस को कोई एज अ गोइंग कंसर्न टेक ओवर ना कर ले। अगर आपके बिजनेस को कोई एज अ गोइंग कंसर्न टेक ओवर कर ले तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा, या फिर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो उस बिजनेस को चलाने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, कहता है द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप तो साफ साफ अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, आप टैक्सेबल पर्सन से सीज हो रहे हो। तो जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है उसको हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे, डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि आईटीसी मैंने आपको सबके ऊपर दिया था और ये एज्यूम करके दिया था कि आपका बिजनेस आगे परपेचुअल बेसिस पे चलता रहेगा। लेकिन अब तो आप टैक्सेबल पर्सन हो ही नहीं, तो जो आपके गोडाउन में जो आपके पास पड़ा हुआ है उसको हम डीम्ड सप्लाई मान के उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके मांगेंगे आपसे। चलिए, रेंट पे देना सर्विस होती है सर, आगे चलो। कंस्ट्रक्शन सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे एक पॉइंट है जहां पे आपको ध्यान रखना है। देखो क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly except where entire consideration has been received after issuance of। कहता है कि अगर उस बिल्डिंग के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है और उसके बाद आप उसको परचेज कर रहे हैं, तो वो लैंड बिल्डिंग की सप्लाई मानी जाती है, उसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी, वो हम बिल्डिंग की सप्लाई मानेंगे जैसे ही उस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया है। लेकिन आपने उसको के कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले परचेज किया है, कुछ भी कंसिडरेशन आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले दे दिया है, तो हम उसको मानते हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली है और इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। आगे देखिए, टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। टेम्परेरी ट्रांसफर बताइए, सर्विस है। बच्चों ने कहा सर आगे चलो। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, ये सब कुछ क्या है? सर्विस है। agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an। कहता है कि देखिए, अगर हम कोई एक्शन लेने वाले हैं लेकिन उस एक्शन को नहीं लेते हैं, अग्री हो जाते हैं कि हम नहीं लेंगे, तो बताइए सामने वाली पार्टी के लिए, हमारे लिए सर्विस ही तो है। ट्रांसफर ऑफ राइट, फिर देखो राइट टू यूज इन गुड्स आ गया, राइट आ गया, राइट हमेशा बेटा सर्विस होगा, आगे हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे सर्विस और गुड्स कंबाइन होते हैं और इनवॉइस के ऊपर कोई ब्रेकअप नहीं होता, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे गुड्स भी इंक्लूड है और सर्विस भी इंक्लूड है और ब्रेकअप नहीं है, उसको हम लोग वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और यह हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस ट्रीट होता है, हमेशा इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। आगे चलिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, सप्लाई बाय वे ऑफ और एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस, गुड्स बीइंग फूड, आर्टिकल, वुमेन कंजम्पशन, रेस्टोरेंट की बात करता है। रेस्टोरेंट को जीएसटी में सर्विस की कैटेगरी में कवर किया गया है। पुराने जमाने में वैट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था, लेकिन जीएसटी में रेस्टोरेंट इज अ प्योर सर्विस और उसके ऊपर जीएसटी
चार्ज होता है। चलिए, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसोसिएशन कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर देयरऑफ फॉर कैश डेफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। वैसे तो इसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ लेते हैं। जीएसटी में ना प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। मतलब अगर आप एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो, क्लब हो, यूनियन टेरिटरी हो, और अगर आप इवन अपने मेंबर को भी सर्विस देते हो, गुड सप्लाई करते हो, तो सप्लाई टू डिफरेंट पर्सन माना जाएगा, जबकि इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है। तो ये कहता है कि देखिए, अगर आप एक अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है और आप अपने मेंबर को गुड्स सप्लाई कर, नाम ही लिख रखा है गुड्स, तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो बेसिकली 7(1)(a) के अंदर ना कुछ टेक्निकल बात नहीं था। जो पुराने लॉ हुआ करते थे ना इनडायरेक्ट टैक्स में, कई बार कुछ ट्रांजेक्शन के ऊपर कंफ्यूजन होता था कि इसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। तो जीएसटी के इस प्रोविजन में ये क्लियर करने की कोशिश की गई है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। दैट्स इट। चलिए आगे आ जाइए 7 सबसेक्शन 2। 7(2) में एक निगेटिव लिस्ट है, शेड्यूल 3। तो देखिए, शेड्यूल 1 में आपने पढ़ लिया विदाउट कंसिडरेशन वाली सप्लाई। शेड्यूल 2 में आपने एक्टिविटीज पढ़ ली जिसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस। और शेड्यूल 3 भी आपके सामने आ गया, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, नेगेटिव लिस्ट कहते हैं इसको। कहता है कि शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज दी गई है ना, उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। और बताइए, अगर ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है तो इसके ऊपर फिर जीएसटी किस बात का? आइए पढ़िए वो कौन कौन से केसेस हैं। सबसे पहला कहता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के ऊपर जीएसटी नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, चाहे वो कैजुअल वर्कर हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो वीआरएस लेके जा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, इस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के ऊपर जीएसटी नहीं होता। लेकिन अगर 50,000 से ऊपर का गिफ्ट एम्प्लॉयर पूरे साल में किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को देता है तो जीएसटी के दायरे में आ जाता है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल, न्याय दिलाने वाली संस्थाओं के ऊपर, न्याय देने वाली संस्थाओं के ऊपर जीएसटी नहीं होता। तो कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, या ट्रिब्यूनल, चाहे वो एनसीएलटी हो, चाहे आईटीएटी हो, कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऊपर जीएसटी नहीं होता है। जितने लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, जितने लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विसेज दे रहे हैं, उनके ऊपर जीएसटी नहीं है। चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ पंचायत, मुखिया जी, सरपंच जी, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज, एमएलए, म्युनिसिपैलिटी, बेसिकली ये गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं। और जो सरकारी कामकाज होता है ना, जो गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे, प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं। और इस पोस्ट पे बैठ के जो सर्विसेज दी जा रही है, जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जो ड्यूटी परफॉर्म किया जा रहा है, वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होता है। चलिए, फिर नीचे कहता है, देखो, ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट इन परसुएंस ऑफ। कहता है कि वही वाली बात है कि अगर आपने आप किसी ऐसे पोस्ट पे बैठे हो जिस पोस्ट का गठन, जिस पोस्ट का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू है, और उस पोस्ट पे बैठ के आप कोई ड्यूटी परफॉर्म करते हो, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन, चेयरपर्सन, मेंबर, कहता है कि अगर किसी कमेटी या किसी बॉडी का गठन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने किया है, तो जो उसके जो चेयरपर्सन होंगे, उस कमेटी के मेंबर होंगे, वो जो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। पॉइंट नंबर 4 देखिए, डेथ ऑफ नेचुरल पर्सन। डेथ ऑफ नेचुरल पर्सन, मरने के बाद और पंच तत्वों में विलीन होने तक जितने सर्विसेज ली जाती है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। मतलब अंतिम संस्कार वाली, जो आपके डेथ के बाद जो आपके
मॉर्चरी सर्विसेज होती हैं, क्रीमेटोरियम सर्विसेज होती हैं, उन सब के ऊपर जीएसटी नहीं है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। लैंड बिल्डिंग, क्योंकि ये गुड्स नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी का भी कोई मतलब नहीं है, तो लैंड बिल्डिंग के सेल के ऊपर जीएसटी नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप ले रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी होगा, क्योंकि वो एज सच ना तो लैंड है ना बिल्डिंग है। एक्शनेबल क्लेम, देखो मैंने कहा था ना, आगे चल के पहले गुड्स के डेफिनेशन में इसको कवर किया था और यहां से बाहर कर दिया। एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम होते हैं जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकते हैं। जैसे एक डिवेंचर होल्डर को अगर आप इंटरेस्ट प्रॉमिस करके उसको इंटरेस्ट नहीं पे करते हो तो आपके अगेंस्ट केस कर सकता है। शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं होता है, डिविडेंड के केस में ऐसा नहीं होता है। तो डिवेंचर इज अ एक्शनेबल क्लेम। लास्ट देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी पर्सन को या किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को लीकर का लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जीएसटी नहीं होता। यहां 2-3 एंट्रीज और हैं, लेकिन सीए इंटर में उसको कवर अप नहीं किया गया, तो इसीलिए हम लोगों ने भी यहां से छोड़ दिया उसको। आप फाइनल में जाओगे तो उसको पढ़ोगे। तो देखिए, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 में या शेड्यूल 3 की बात करें तो यहां पे जो 7 एंट्रीज हैं, अगर आपकी एक्टिविटी इन 7 एंट्रीज में कवर है तो इसके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी, क्योंकि ना तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाते हैं और ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाते हैं, इसीलिए इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। इसी सेक्शन में एक सेक्शन आता है, सेक्शन 8, टैक्सेबिलिटी ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कहता है कि देखिए, अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो और वो सप्लाई के अंदर एक से ज्यादा सप्लाई इंक्लूड है, मतलब कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, तो कहता है कि कैसे उसके ऊपर जीएसटी का रेट लगाया जाए। तो कहा गया कि देखिए, जब हम बंडल ऑफ गुड्स और बंडल ऑफ सर्विसेज को एक साथ एक प्राइस पे ट्रांसफर करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो बंडल बना है ना, वो नेचुरल बंडल है या आर्टिफिशियल बंडल है। सर, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल बंडल क्या होते हैं? देखो बेटा, अगर उन गुड्स को या सर्विसेज को कंबाइन किया गया है, जनरली वो अलग अलग ही बेचे जाते हैं मार्केट में। उनकी आइडेंटिटी, उसके ऊपर जो परसेप्शन है वो ये है कि ये अलग अलग ही बेचे जाते हैं, इनका मार्केट ही अलग अलग है। वो तो किसी ओकेजन पे इसको कंबाइन कर दिया गया, तो इसको हम लोग मिक्स सप्लाई कहते हैं। और एक बार अगर ये प्रूफ हो गया कि ये मिक्स सप्लाई है, तो मिक्स सप्लाई के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसा होता है कि हम जो, जैसे मान लीजिए 5 गुड्स, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। देखिए, प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी और ई, अगर हम इसके ऊपर जीएसटी रेट की बात करें तो मान लीजिए 12%, 18%, 12%, 18%, 28%, और ये एक साथ लमसम कंसिडरेशन सपोज 40,000 पे सप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि सप्लाई का नेचर क्या है। ये जो बंडल है ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है। अगर ये आर्टिफिशियल है, मतलब ये प्रोडक्ट जनरली मार्केट में अकेले अकेले ही बेचे जाते हैं, वो तो ओकेजनली हमने इसको कंबाइन किया हुआ है, तो ऐसे केस में जो 40,000 की वैल्यू है ना, जो हाईएस्ट रेट होगा 28%, हम ये इंपोज कर देंगे। मतलब अगर सप्लाई का नेचर मिक्स है तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर हाईएस्ट रेट होता है वो टोटल वैल्यू के ऊपर लग जाता है। मतलब मिक्स सप्लाई अपने आप में जीएसटी लॉ में एक पनिशमेंट है, क्योंकि यहां जो बंडल है ना, ये बंडल नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई बंडल का मतलब एक से ज्यादा गुड्स या एक से ज्यादा सर्विसेज, या फिर एक से ज्यादा गुड्स और सर्विसेज मिक्स करके हम सप्लाई करते हैं, और सप्लाई का नेचर अगर एक बार मिक्स बन जाता है, मतलब मिक्स किसको बोलोगे? अगर मार्केट में ये सप्लाई इन जनरल अलग अलग ही होता है, मतलब ये गुड्स और सर्विसेज बाय नेचर ऐसे नहीं है कि इनको कंबाइन बेचा जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स। और उस केस में जिस प्रोडक्ट के ऊपर हाईएस्ट रेट होता है वही सारे वैल्यू के ऊपर लग जाता है। लेकिन अगर सप्लाई का नेचर कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट में मतलब नेचुरल बंडल, जनरली ये प्रोडक्ट आपस में एक साथ ही बिकते हैं। जैसे मैंने बोर्डिंग स्कूल का एग्जांपल दिया था, मोबाइल और चार्जर का, लैपटॉप और बैग का एग्जांपल दिया था,
जनरली ये एक साथ ही बेचे जाते हैं, चाहे ये प्रोडक्ट दो क्यों ना हो। कोई भी होम अप्लायंसेस और उसका इंश्योरेंस, ये एक साथ ही सप्लाई होते हैं। तो अगर बाय नेचर एक ऐसा बंडल जहां पे जो सप्लाई का नेचर है वो नेचुरली आपस में इंटीग्रेटेड है, जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। और याद रखिएगा, जब भी कोई कंपोजिट सप्लाई होगी वहां पे एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा। जैसे मान लो आप वॉशिंग मशीन परचेज कर रहे हो और साथ में इंश्योरेंस की सर्विस है, तो आपको देखते ही पता लग रहा है कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। प्रिंसिपल सप्लाई यहां पे वॉशिंग मशीन है, तो जो रेट प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर होगा उसी वही रेट सब पे लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बोर्डिंग स्कूल में जाते हो और बोर्डिंग स्कूल में एक लमसम फीस चार्ज की जाती है, जिसमें एकोमोडेशन, स्कूलिंग, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, कैटरिंग, ये सब हो जाता है। तो उस केस में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। तो प्रिंसिपल सप्लाई क्योंकि एजुकेशन है, और आपको हमने हमेशा से पढ़ाया है कि 12th क्लास तक का जो एजुकेशन होता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो चाहे बाकी सप्लाई टैक्सेबल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ये बंडल नेचुरल बंडल की कैटेगरी में आ जाता है तो इसके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होगा प्रिंसिपल सप्लाई का लग जाएगा, मतलब इसके ऊपर जीएसटी होगा ही नहीं। तो सेक्शन 8 के अंदर, जीएसटी लॉ के अंदर सेक्शन 8 ना इन्हीं चीजों को डील करता है कि अगर कोई सप्लाई मिक्स है तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी, और अगर कोई सप्लाई कंपोजिट है तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी। अगर कोई सप्लाई मिक्स है तो जो हाईएस्ट रेट प्रोडक्ट का होगा उस बंडल में वही सारे सप्लाई के वैल्यू पे लग जाएगा। और अगर कंपोजिट है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा उस बंडल के अंदर वही सबके ऊपर इंपोज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने क्वेश्चंस यहां से डिलीट कर दिए हैं क्योंकि रिवीजन में क्वेश्चन की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट के ऊपर किया था। तो यह हमारा एक सप्लाई का चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने 7(1)A में पढ़ा 8 एक्टिविटीज प्लस कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नंबर सेकेंड हमने 7(1)B में पढ़ा था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चलेगा, ये भी सप्लाई है। 7(1)C में हमने पढ़ा था कि 4 वो एक्टिविटी जहां पे अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी हम सप्लाई मान लेंगे, जिसमें परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल की बात हुई थी, जहां पे हम लोग प्रिंसिपल एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल की बात करते थे, जहां पे डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन की बात हुई थी, और इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टी और अदर एस्टेब्लिशमेंट इन द कोर्स और फर्दरेंस की बात हुई थी। 7(1)A में शेड्यूल 2 था, जहां पे हमने पढ़ा था कि कई बार कुछ डिस्प्यूट हो जाता था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो जीएसटी में यह फैसला किया गया है कि उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए या सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर हम लोग 7(2) पे आ गए थे, शेड्यूल 3, जहां पे कुछ एक्टिविटीज दी गई थी और कहा गया था कि अगर आप इस एक्टिविटीज में कवर्ड हैं तो इसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। उसके बाद हम सेक्शन 8 पे आ गए और सेक्शन 8 ने कहा था कि कई बार हम कई सारे सर्विसेज को, कई सारे गुड्स को एक साथ सप्लाई कर देते हैं, तो उस पे कौन सा जीएसटी का रेट लगे। तो लॉ मेकर ने सेक्शन 8 में सजेस्ट किया कि पहले तो आप उसका नेचर एस्टेब्लिश करें कि वो आर्टिफिशियल बंडल सप्लाई है या नेचुरल। अगर वो आर्टिफिशियल है तो उसको हम मिक्स सप्लाई बोलेंगे, और जो जिस प्रोडक्ट के ऊपर हाईएस्ट रेट होगा वही सबके ऊपर चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर उसका नेचर कंपोजिट का है, मतलब नेचुरल बंडल है, जनरली मार्केट में वो एक साथ ही सप्लाई होता है, तो उस केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर जो रेट होगा वही सारे बंडल के ऊपर चार्ज हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका और छोटा सा चैप्टर है। इस चैप्टर में याद रखिएगा जो बातें आपको याद रखनी है, सप्लाई का डेफिनेशन मतलब सेक्शन 7 और 8 तो ध्यान रखना है, साथ में टैक्सेबल पर्सन क्या होते हैं, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है, कंसिडरेशन का मतलब क्या है। ठीक, ये सारे जो डेफिनेशन हम लोगों ने यहां यूज किया वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो आज इतना ही करते हम लोग। आप ये 2 चैप्टर रिवाइज कर लीजिए और फिर कल हम लोग छोटे छोटे 3-4 चैप्टर और कवर कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है तो टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन आगे के चैप्टर जो प्रैक्टिकल है वो बड़ी आसानी से हम लोग 3-4 चैप्टर एक दिन में कवर करेंगे कल। ओके, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। चलिए।